ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई है कि जो सत्ता में है वो चाहते कि विपक्ष ही ना हो। लोगों को चाहिए कि हमें रोजगार मिले, हमारी महंगाई कम हो। मैं आपकी सेवा कर पाऊं और प्रतिनिधित्व कर पाऊं, मेरे लिए यही बहुत बड़ा मौका है। मैं इस पर खरी उतरूंगी, रांची की जनता के लिए खरी उतरूंगी। और दिल्ली में जो बदलाव होने वाला कि आपने मंगलसूत्र की बात कही या कही कि भैंस की बात कि किसी के कटोरी में क्या खाना है, मीट है कि मछली है, इन मुद्दों से लोग भी काफी, उनको भी अच्छा नहीं लगा ये। झारखंड इतना ही ज्यादा रिच स्टेट है, एक तरीके से इतने मिनरल्स हैं, कितना कुछ रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, उसके बावजूद भी यहाँ पर विकास नहीं हो पाया है। इसलिए मैंने सोचा कि वकालत एक तरीका होगा कि मैं लोगों तक पहुंच पाऊं, पर मुझे ये मौका मिला। कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी। और अगर जनता को झूठ बोलेगा कोई नेता, पर मैंने ये फैसला कर लिया था कि अगर मुझे लोगों के लिए काम करना है तो लोगों की परेशानी का क्या समाधान मैं एज अ वकील ढूंढ सकती हूँ, लॉयर के तौर पे ढूंढ सकती हूँ। आदाब, नमस्कार। रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हम इस वक्त हैं भारत के ट्राइबल स्टेट झारखंड में। ये झारखंड की राजधानी है रांची, और रांची में हम इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि यहां पर कांग्रेस ने इंडिया में अपना सबसे युवा उम्मीदवार यहां से मैदान में उतारा है। 27 साल की यशस्विनी सहाय, जो पेशे से वकील हैं, उन्हें कांग्रेस ने बीजेपी के गढ़ रांची में मैदान में उतारा है। यहां 2014-2019 में बीजेपी ने चुनाव जीता। झारखंड की 14 में से 12 सीटों पर बीजेपी ने 14 में भी और 19 में भी चुनाव जीता है। अब हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद क्या सेंटीमेंट है, और बात करेंगे यशस्विनी सहाय से, जो 27 साल की हैं और चुनौती दे रही हैं बीजेपी को। यहाँ पर पीएम मोदी भी कैंपेन कर गए हैं, अमित शाह भी कैंपेन कर गए हैं। हम दिखाएंगे यहाँ पर यशस्विनी सहाय का प्रचार और करेंगे उनसे बातचीत। और अगर जनता को झूठ बोलेगा कोई नेता, तो लोकतंत्र उसे सबक सिखाएगा। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मैं आपकी सेवा कर पाऊं और प्रतिनिधित्व कर पाऊं, मेरे लिए यही बहुत बड़ा मौका है। मैं इस पर खरी उतरूंगी, रांची की जनता के लिए खरी उतरूंगी। और दिल्ली में जो बदलाव होने वाला है, उसकी शुरुआत रांची से होने वाली है। लेकिन रांची में इस बार माहौल कुछ और है, अलग है, अच्छी लड़ाई नजर आती है। और रांची की सीट और दिलचस्प कर दी है 27 साल की यशस्विनी ने। यशस्विनी सहाय, उनकी उम्र हमने बताई 27 साल है, लॉयर हैं। लॉ उन्होंने इंडिया से किया और अपना एलएलएम इटली से किया। और उनके पिता का एक लंबा पॉलिटिकल अनुभव है। सुबोध कांत सहाय सांसद रहे, मंत्री रहे, विधायक रहे, उनकी बेटी हैं। और मुझे लगता है शायद 27 साल की उम्र में ये पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही हैं। और यू मस्ट बी द यंगेस्ट कैंडिडेट फ्रॉम कांग्रेस। कांग्रेस की सबसे युवा कैंडिडेट यशस्विनी है। यशस्विनी, अपने बारे में हमारे दर्शकों को बताइए, जो आपसे पहली बार मिल रहे हैं। कांग्रेस ने आपको टिकट दिया है, कैसे टिकट मिला, मन था पॉलिटिक्स में आने का? जी, आपको जैसे कि आपको पता होगा कि मेरा पूरा बचपन ही एक राजनीतिक माहौल में रहा है। मेरे पिताजी का राजनीतिक और समाज सेवा की तरफ जो उनका पूरा जर्नी रहा है, उससे मैंने काफ़ी प्रेरणा भी ली है। तो जब मैं अपना 12th कंप्लीट की, उसके बाद मुझे लगा कि मुझे वकालत पढ़नी है, लॉ की पढ़ाई करनी है, ताकि मैं लोगों के लिए काम कर सकूं। लॉ की डिग्री अगर आपके पास है तो आपके पास एक तरीके का हथियार होता है लोगों के लिए काम करने के लिए। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आपने लॉ किया है, कॉर्पोरेट लॉ में जाइए, कॉर्पोरेट लॉयर बनिए, बहुत अच्छे आपके आगे के रास्ते बहुत खुल जाते हैं। पर मुझे ह्यूमन राइट्स पे काम करना था, मानव अधिकारों पे काम करना था। और मानव अधिकारों पे मुझे लोगों ने काफ़ी रोका भी कि इंडिया में कोई स्कोप भी नहीं है, मानव अधिकार की क्या लड़ाई। हाँ बिल्कुल। तो पर मैंने ये फैसला कर लिया था कि अगर मुझे लोगों के लिए काम करना है तो लोगों की परेशानी का क्या समाधान मैं एज अ वकील ढूंढ सकती हूँ, लॉयर के तौर पे ढूंढ सकती हूँ। तो मैंने फिर 5 साल की लॉ किया। उसके बाद मैंने इटली में जाकर ह्यूमन राइट्स का मास्टर्स किया। और अपने मास्टर्स में भी मैंने झारखंड के ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, झारखंड का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। यहाँ के महिलाओं, बच्चों के साथ ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। बहुत सारे यहाँ NGO हैं जो काम करते आ रहे हैं,
उनके साथ मैंने उस पर थोड़ा रिसर्च किया था अपने मास्टर्स पे, पर वापस आने के बाद उनके साथ भी काम कर रही थी, जुड़ रही थी। पॉलिटिक्स में आने का मूड था, आपने बोला जैसे आप लॉ कर रही थी, आप बचपन बचाओ आंदोलन के साथ भी जुड़ी रही, आप ह्यूमन राइट्स में काम कर रही थी, तो पॉलिटिक्स में कैसे आने हुआ? 27 साल की उम्र में तो मतलब आप फिगर आउट कर रहे हो तो अपना करियर। बिल्कुल अचानक से पॉलिटिक्स में आना हुआ या फिर जहन में था कि नहीं मुझे पॉलिटिक्स में आना है? मुझे लोगों के लिए काम करना था। फ्रैंकली मुझे पता नहीं था कि वो प्लेटफॉर्म क्या होने वाला है मेरे लिए, इसीलिए मैंने सोचा कि वकालत एक तरीका होगा कि मैं लोगों तक पहुंच पाऊं। पर मुझे ये मौका मिला, कांग्रेस पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी, उन्होंने मेरा पूरा बैकग्राउंड भी देखा, सोनिया गांधी मैम ने देखा कि मैंने क्या काम किया है, मेरा क्या आगे का वो रहा है, बिकॉज मैं विमेन और चाइल्ड राइट्स पे मैंने स्पेशलाइजेशन किया है, महिलाओं और बच्चों के लिए। तो उन्हें लगा कि एक बार एक नई लड़की को मौका देकर देखते हैं। और साथ ही में मेरा एक पॉलिटिकल, आप कह सकते हो, मैंने राजनीतिक सोच मेरे घर में देखा ही है, राजनीतिक विचार बातें चलती ही आई हैं, मैं समझती आई हूँ। मेरे पिताजी के हर इलेक्शन में भी मैंने भागीदारी भी दी है। पिछले साल मैं संगठन के यहाँ पे अगर आपको बताऊँ, मेरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 6 विधानसभा पड़ता है, तो 6 विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैंने दौरे भी किए थे पिछले साल मेरे पिताजी के साथ। तो मुझे पता था कि मैं कहाँ जा रही हूँ, मौका मिला है तो बस काम करना तो है। सोनिया गांधी जी ने आपका टिकट बोला, मुझे जो मुझे पता चला, आपके पेरेंट्स बता रहे थे कि नाम आपके फादर का था, सुबोधकांत साहिब जी का, लेकिन फिर सोनिया जी ने डिसाइड किया कि नहीं यू शुड कंटेस्ट जी। तो ये मामला था या फिर आपने पापा से बोला कि नहीं मुझे मेरा नाम आगे करो, ऐसा कुछ था? आपको मैं क्या बताऊं, घर में कोई चाहता भी नहीं था जब शुरू में ऐसा हुआ कि क्या आप लड़ना चाहोगे, क्योंकि घर वालों को लगा कि नहीं आप शादी कर लो, आपने शादी भी नहीं की है। यू नो हाउ इंडियन पेरेंट्स कैसे माँ बाप होते हैं, सोचते हैं कि आप पहले शादी कर लो, उसके बाद अपना परिवार सेटल करो, फिर पॉलिटिक्स में आओ। क्योंकि मैं 27 साल की हूँ, तो पर ये मौका मिला और मुझे लगता है कि बिल्कुल ये जो मौका है मेरे बचपन के पूरे विजन से कि मैं काम करना चाहती थी, तो उस विजन के साथ ही आगे बढ़ने का मौका मिला है, तो मैं ज़रूर काम करूँगी। आप 27 साल की हैं और 27 साल की उम्र में आपका जो कैंपेन है वो जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी आपके पीछे है, आपके पिताजी आपके पीछे हैं, लेकिन आपकी लड़ाई विश्व की सबसे बड़ी पार्टी से, भारतीय जनता पार्टी, और आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में आपके अगेंस्ट कैंडिडेट संजय सेठ है जो पिछली बार जीते थे और लगभग जीत का अंतर 2 लाख से ज़्यादा का था। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पर रैली कर चुके हैं, अमित शाह गृह मंत्री रोड शो कर चुके हैं, बीजेपी भी पूरी ताकत झोंके हुए है, और उनके जो स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो मंगलसूत्र वाला स्टेटमेंट हो या पाकिस्तान वाला मसला हो, भैंस खोलने वाला मसला हो, तो इन स्टेटमेंट्स को लेकर के आप लोगों में कैसे इस नैरेटिव का मुकाबला कर रही हैं? आप क्या कहती हैं अपने प्रचार? मुझे ये लगता है कि उन्होंने जब ये स्टेटमेंट्स दिए, जैसे कि आपने मंगलसूत्र की बात कही या कही कि भैंस की बात की, किसी के कटोरी में क्या खाना है, मीट है कि मछली है, इन मुद्दों से लोग भी काफ़ी, उनको भी अच्छा नहीं लगा ये स्टेटमेंट। अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ, ऐसे बहुत सारे लोगों से हम मिले हैं जो कहते हैं कि हमने 2 बार बीजेपी को समर्थन दिया, पर उसके बावजूद अब हमें लग रहा है कि हम नहीं दे सकते। ऐसे हम आपको बताएं तो हम ऐसे इलाकों में जाते हैं जाके युवा आकर कहते हैं हमारे पास रोजगार नहीं है, हम पढ़ लिख लिए हैं, हम डिग्री कॉलेज चले गए हैं, उसके बाद भी हमारे पास कोई नौकरी का कोई ना कोई दिख रहा है कि कहाँ से नौकरी मिलेगा, और ढूंढने भी जा रहे तो कोई नौकरी नहीं मिल रही। तो मुद्दे ये हैं, लोगों के मुद्दे ये हैं। अगर आप ज़मीनी स्तर पर जाकर देखें तो बातें तो जितनी बड़ी बड़ी की गई थी वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। लोग काफ़ी त्रस्त हैं, तो हमें तो बताने की भी उनको ज़रूरत नहीं पड़ी, उनको खुद ही लग रहा था कि हमने बीजेपी को समर्थन तो दिया, पर शायद इस बार हम नहीं देंगे, क्योंकि हम बिल्कुल नाखुश हैं। महंगाई बढ़ती जा रही है, महिला यहाँ की बहुत ही ज़्यादा असुरक्षित महसूस करती है, सुरक्षित नहीं महसूस करती है, तो विकास के नाम पे जो बातें की गई थी वो विकास दिखने में ही नहीं है। तो आप जब जा रही हैं, हाउ पीपल आर रिसीविंग यू, आप लोगों के बीच जा रही हैं, और आपने कहा कि आप थोड़ा एक्टिव रही हैं, अपने पापा के साथ, फादर के साथ आप जाती रही, लेकिन जब आप अकेले आप जाके कैंपेन करना पड़ रहा है, आप नए नए लोगों से मिल रही हैं, अब आपको सीधा संपर्क करना पड़ रहा है, वो छाया तो है, लेकिन अब नाउ यू आर देयर। बिल्कुल, मैं अब एक प्रत्याशी के तौर पे, उनकी उम्मीदवार के तौर पे अगर जा रही हूँ तो बिल्कुल अलग तो है, पर मुझे ये लगता है कि अभी तो लोग जितने भी हमें मिल रहे हैं वो सब अपनी परेशानी ही बता रहे हैं कि हमारी ये परेशानी है। और अगर आप देखें तो झारखंड इतना ही ज़्यादा रिच स्टेट है, एक तरीके से इतने मिनरल्स हैं, कितना कुछ रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, उसके बावजूद भी यहाँ पर विकास नहीं हो पाया है। तो लोगों को वो भी खटकता है, वो बातें खटकती है, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए आज के ज़माने में? लोगों को चाहिए कि हमें रोज़गार मिले, हमारी महंगाई कम हो। तो लोग हम के पास आकर यही मुद्दे ला रहे हैं कि मैडम आप आए हो,
तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि कोई युवा चेहरा भी आया है, युवा सोच को लाया है। बिकॉज ऐसी बहुत पार्टीज हैं जो बात करते हैं युवाओं के, यूथ की, कि हम यूथ के लिए ये करेंगे वो करेंगे। तो काफ़ी युवा हमसे जुड़ रहे हैं, काफ़ी महिलाएं जुड़ रही हैं, आपको बताएं, क्योंकि हम पहली महिला हैं जो यहाँ से लड़ रहे हैं और यहाँ से प्रत्याशी के तौर पे खड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है महिलाओं के लिए भी। तो हम जितनी भी जगह जा रहे हैं, महिलाओं से जुड़ रहे हैं, युवाओं से जुड़ रहे हैं। लोगों के मन में बहुत ज़्यादा, मैं कह सकती हूँ, आशाएं हैं जिनको मैं आगे लेकर जा रही हूँ। मैं उनको ना निराश करूँ, यही मैं करना चाहूँगी। आपको पता है पॉलिटिक्स में अब आप आ गई हैं, आपके ही स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे हेमंत सोरेन, जिनको जेल जाना पड़ा ईडी के मामले में। तो विपक्ष में जो नेता हैं उनके साथ पता है आपको कि इस वक्त एक माहौल बना रहे हैं विपक्षी पार्टियां कि बीजेपी उनके साथ बदले की भावना के तहत कार्रवाई करे। नाउ यू आर आल्सो इन द पॉलिटिक्स, कभी आप सत्ता में कभी आप विपक्ष में हैं, तो आप जब विपक्ष की राजनीति करेंगी तो वे तैयार हैं कि मुझे जेल जाना पड़ सकता है, आंदोलन करेंगे तो लाठी पड़ेगी, डंडे पड़ेंगे, मुकदमे होंगे, केस होंगे, सोचा वो अभी कि नहीं? बिल्कुल ये समझ रही हूँ कि जहाँ भी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि विपक्ष को हटाने की कोशिश की जा रही है। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, ये लड़ाई है कि जो सत्ता में है वो चाहते कि विपक्ष ही ना हो। लड़ाई इस बात की है। तो बिल्कुल अगर आप इस लड़ाई में भागीदारी ले रहे हैं तो आप पर भी कुछ ना कुछ हो सकता है आए। पर मैं ये मानती हूँ कि मैं बहुत ही ज़्यादा धार्मिक हूँ, तो मैं मानती हूँ कि अगर ऊपर वाले ने मुझे यहाँ पहुँचाया है, मेरी कोई लालसा नहीं थी कि मैं कोई पॉलिटिकल पोजीशन पे भी आऊँ, मैं तो वैसे भी काम कर रही थी, तो आगे भी जाऊंगी, जो सच होगा वो उसका रास्ता हाथ पकड़ कर बिल्कुल जाऊंगी, मुझे कोई डर नहीं है। नाउ यू आर इन फुल टाइम पॉलिटिक्स, अब आपको पॉलिटिक्स करनी है लाइफ टाइम। नाउ अब आपके पास कोई चारा नहीं है। अभी सोचते हो कि नहीं फिर मम्मी बोले, नहीं पेरेंट्स बोले, नहीं अब तो चलो ठीक है पॉलिटिक्स भी हो रही है, अभी शादी करो, अब थोड़ा सा पर्सनल लाइफ देखो, या फिर नहीं अभी सारा फोकस पॉलिटिक्स पर, लोगों के लिए जो आपके अगल बगल आसपास खड़े हुए हैं? मेरा फोकस तो अभी लोगों के लिए ही है। मैंने कोई ऐसा सोचा नहीं है कि शादी अगर करनी है, शादी का जब समय आएगा, कोई सही इंसान आएगा, तब वो अपने आप ही हो जाएगा, मैं ये मानती हूँ। तो अभी तो मैं लोगों के लिए काम करने का मुझे मौका मिला है। मैंने इतनी पढ़ाई की, मैं आपको बताऊं, मैंने अपने 12th के बाद 8 साल की पढ़ाई की है, सिर्फ इसी शायद मौके के लिए, और ये मौका अब मुझे मिला है। तो बिल्कुल मुझे काम करने का मन है, विजन है, जानती हूँ कि क्या परेशानी है, उस पर अभी काम करना है। आपका अपना कुछ मैनिफेस्टो आपने यहाँ रांची के लिए बनाया, क्योंकि आप when you come from Italy, you've been to places, you've been working here in law firms and बचपन बचाओ आंदोलन, so you must be having some ideas, कुछ आपके आइडियाज होंगे कि मुझे रांची के लिए ये करना है, जो मेरी पार्टी के अलग मसले हो सकते हैं वो भी लोगों से जुड़े, लेकिन मेरा भी एक विजन है, तो कुछ विजन है रांची के लिए आपका? जी बिल्कुल, यहाँ के अगर आपको कुछ मैं बताऊँ तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पानी की होती है, तो उसका तो समाधान ढूंढने में मुझे बिल्कुल काम करना है। जहाँ जिस गांव में जाते हैं, जिस गली में जाते हैं, गर्मी के समय पानी की समस्या तो मिलती ही है, तो उसका क्या समाधान हो। और साथ ही में देखिए, मैं 27 साल की हूँ, तो मैं ये भी समझती हूँ कि हमें अपने क्लाइमेट चेंज की मैं बात कर रही हूँ कि कैसे हम क्लाइमेट चेंज को भी कॉम्बैट करें। बिकॉज अभी ये सुप्रीम कोर्ट का भी एक आपको पता होगा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट था कि अभी हमारे पास एक राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज भी आ गया है, और रांची में भी ये बिल्कुल देखने में आया है। रांची का जो मौसम होता था वो मैं कह सकती हूँ उसको एक मानते थे कि दार्जिलिंग है एक समय का, तो अभी का जो मौसम है, और उसी के कारण पानी बचाना हमारी एक कर्तव्य भी है। You the first candidate I've met, पहले उम्मीदवार हैं जो एनवायरनमेंट की बात कर रही है, तो ये नयापन जरूर, क्योंकि ये हमारा कल है, हमें कल जीना है यहाँ पर। आज से 20-25 साल बाद हम जीने वाले हैं और हमारी अगली पीढ़ी जीने वाली है। अगर हम इन बातों पर नहीं आवाज़ करेंगे तो कैसे चलेगा? हमें तो बिल्कुल करना चाहिए, मुझे लगता है। तो अच्छा, एनवायरनमेंट की बात लोगों को समझ में आती है, आम लोगों को जब आप उनसे बात, मुझे लगता है झारखंड में शायद वो आदिवासी अब आ रही है, क्योंकि उनका बिल्कुल, बिकॉज आप देखो उनका पूरा जो संस्कृति रही है वो कहीं ना कहीं प्रकृति के तरफ रहा है। आदिवासियों का जो प्रकृति का प्रेम है और वो प्रकृति की पूजा भी करते हैं, ये भी एक मुद्दा है। आदिवासियों का जो धर्म कोड की बात आती है, मैं बिल्कुल मानती हूँ कि उनको उनका मान सम्मान मिलना चाहिए। और राहुल गांधी जी ने भी यहाँ आकर ये बातें की थी और ये आश्वासन दिया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम धर्म कोड पर काम करना चाहते हैं और लागू करेंगे। तो हमने यशस्विनी से बात की, आपने सुना, अच्छे क्लैरिटी ऑफ थॉट से वो लोगों के बीच जा रही हैं, और बहुत अच्छा लगा कि वो एनवायरनमेंट की बात कर रही हैं। एनवायरनमेंट की बात देश में तब होती है जब दिल्ली में ऑड इवन लग जाता है या पोल्यूशन हो जाता है, तब ये बातें होती हैं। लेकिन अगर रांची में आकर के झारखंड में जो कि कहा जाए जल जंगल जमीन सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके लिए जाना जाता है, तो उसमें वो बात करें तो बहुत अच्छा लगा। यशस्विनी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और
25 को यहाँ पर पोलिंग और 4th रिजल्ट और पता चलेगा कि यशस्विनी की बातें कितना कन्विंस कर पाई हैं रांची के लोगों को।